हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच एक बहुत ही विचित्र गांव था, कद्दूपुर। ये गांव अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी अनोखी जगह की वजह से जाना जाता था, क्योंकि ये पूरा गांव एक बहुत बड़े कद्दू के अंदर बसा हुआ था और उस कद्दू के भीतर एक इतना विशाल महल था कि पूरा गांव उसमें समा सकता था। अरे ओ कमला बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माया जी, हमारा बिट्टू है ना, सुबह से कहीं गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह खेलने निकला था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, यही कहीं होगा। मेरे इस विशाल कद्दूपुर के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं। तो निश्चिंत रहो, वो यहीं कहीं होगा। यूं ही परेशान हो रही हो। हाँ, आपने सही कहा। माया जी ने सच ही कहा था। इस कद्दू से बाहर निकलना आसान नहीं था। कद्दू के अंदर का जीवन सुंदर तो था, लेकिन थोड़ा तंग भी। बुजुर्ग उन्हें बाहर की दुनिया की दंत कथाएं सुनाते, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था। बिट्टू, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ, उस खिड़की से जो रोशनी अंदर आती है, वो आखिर आती कहाँ से होगी? कहाँ से मतलब? सूरज से आती है। बुद्धू, इतना भी नहीं पता? हाँ, ये तो पता है, पर क्या ये सच है? मतलब ये कि हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने इसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब झूठ भी हो सकता है? लेकिन गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया है वो सच है या नहीं, ये जानना हमारा हक है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब करेगा कैसे? अरे इस कद्दूपुर से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और रही बात रास्ता ढूंढने की, तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। पूछ क्यों? क्योंकि इस विशाल कद्दू में सब कुछ है। खेती है, पशु पक्षी हैं, गायें हैं, सबके पास रोजगार है। कोई खेती करता है, कोई लोहार है। जब सब कुछ है तो कोई मदद क्यों करेगा? लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुप रहें। देख चुटकी, मान लिया कि इस गांव में सब हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है कि हमें और भी नई चीजों का पता चले जो हमारे गांव के भले के लिए काम आए। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये हुई ना बात। वाह, आखिरकार बिट्टू ने चुटकी को अपनी बात मनवा ही ली। अब दोनों पहुंच गए गांव के मशहूर जादूगर दादा झिंगालू के पास। कहते हैं दादा झिंगालू तभी से इस गांव में हैं, जब से गांव की शुरुआत हुई थी। इतने साल बीत गए, लेकिन ना उनकी आवाज बदली, ना उनका रूप। वो आज भी जवान दिखते थे। अरे देखो तो सही, कौन आया है मेरे घर? बिट्टू चुटकी की जोड़ी। आखिर क्या जानना चाहते हो मुझसे? भैया, दरअसल बात यह है कि आप इस गांव के सबसे पुराने वासी हैं, तो आपको इस गांव के बारे में सब पता होगा। हाँ, मुझे सब पता है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें कद्दूपुर की कहानी। मुझे आज भी सब कुछ याद है। सदियों पहले एक खाली मैदान में आसमान से एक जादुई बीज गिरा था। वो बीज एक विशाल कद्दू में बदल गया, इतना बड़ा कि उसके सामने आसपास की हर चीज छोटी लगती थी। उन दिनों गांव के लोग बार बार आने वाले तूफानों से परेशान थे। उनके लिए उस कद्दू से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। तो फिर क्या था, सारे गांव वालों ने उस कद्दू को ही अपनी दुनिया बना लिया और उसी में अपने घर बसा लिए। हाँ, ये तो हमें भी पता है। तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो बिट्टू? हमें इस महल से बाहर निकलने का रास्ता पता करना है। क्या? इस महल से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ दादा। लेकिन क्यों? हमारे इस महल और गांव से तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? ताकि हमारा जीवन सिर्फ इस गांव और महल तक सीमित ना रहे। बिट्टू की बात सुनकर दादा बहुत खुश हुए। इतने सालों बाद कोई तो था जिसे इस जादुई महल के बाहर की दुनिया देखने की चाह थी। उन्होंने समय ना गवाते हुए एक कांच का गोल गेंद निकाला। वाह दादा, ये क्या है? जरूर कुछ जादुई होगा। बिल्कुल सही कहा चुटकी बेटा,
ये एक जादुई कांच का गोला है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सच में? हाँ, चलो अब हम इससे पूछते हैं। हे मेरे कांच के गोले, दिखा अपना चमत्कार। क्या इस महल से बाहर निकलने का है कोई द्वार? दादा के सवाल पर जादुई गोले में हवाएं चलने लगी और उसमें एक किताब की झलक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर बिट्टू और चुटकी को समझ आ चुका था कि वही किताब इस सारी समस्या का हल है। उन्होंने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। जादुई गोले की बात सुनकर बिट्टू और चुटकी ने अपनी खोज शुरू कर दी। वे कभी कद्दू की सबसे ऊंची रेखा पर चढ़े, कभी सबसे भरी भरी गलियों से गुजरे, लेकिन जादुई गोले में बताई गई रहस्यमयी किताब उन्हें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई। वो रहस्यमयी किताब कहीं नहीं मिल रही है। शांत हो जाओ चुटकी। अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? देखो, मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बेचारा बिट्टू, वो हार मान चुकी चुटकी को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो चुका था। तभी उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी, जहाँ कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। अरे ये क्या? ये सारे औजार यहाँ क्यों पड़े हैं? अजीब बात है, कोई औजार ऐसे ही छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो, मैं ही इन्हें उठाकर किसी अच्छी जगह पर रख देता हूँ। बिट्टू ने बिना कुछ सोचे जैसे ही औजार उठाना शुरू किया, चमत्कार हो गया। जिस किताब को वो दोनों पूरे गांव में खोज रहे थे, वो उन्हें महल के कोने में पड़ी मिल गई, वहीं जहां किसी की नजर एक बार भी नहीं गई। वाह, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई। चुटकी, जल्दी आओ, देखो मुझे वो किताब मिल गई। महाकद्दू विशाल महल से भागने की गुप्त विधियां। क्या बात कर रहा है? ये तो कमाल हो गया। रहस्यमयी किताब मिलते ही बिट्टू और चुटकी दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें अब अपनी जीत साफ दिखने लगी थी। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, जादुई कद्दू के महल से बाहर निकलना है तो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और जुनून से प्रयास करना होगा, वरना इसमें सफल होना नामुमकिन है। अरे रे, ये क्या? ये किताब मदद करने के बजाय डरा रही है। अरे चुटकी, तुम भी ना, डर क्यों रही हो? सुना नहीं, हमें जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना हम हार जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। विशाल महल के अंदर बीचों बीच ऊपर की ओर एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई है। अगर पूरी ताकत से उसे 3 बार बजाया जाए तो उसकी आवाज की कंपन से महल टूट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी। अरे, ये तो वही घंटी है जो बरसों से हमारे सामने लटकी हुई है, और हमें पता भी नहीं था कि वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन बिट्टू, तुमने वो घंटी देखी है ना? वो बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, और उससे भी भयानक वो बहुत ऊपर है। वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? चुटकी का सवाल जायज था, लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने सारी बातें गांव वालों को बताई और उन्हें मदद के लिए तैयार कर लिया। बिट्टू की बातों से प्रेरित होकर सारे गांव वाले महल में इकट्ठा हो गए और एक एक करके एक दूसरे के ऊपर हांडी की तरह चढ़ने लगे। देखते ही देखते इंसानों की एक पूरी इमारत बन गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो बिट्टू, जल्दी ऊपर जाओ और 3 बार उस घंटी को बजाओ। चुटकी की बात सुनते ही बिट्टू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर घंटी बजाने लगा। जय भोलेनाथ, जोर लगा के हैशा। बिट्टू ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को 3 बार बजाया और उसी क्षण भूकंप की तरह जमीन हिलने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरा महल कद्दू के साथ रेत की तरह बिखर गया। सारे लोग उस कद्दू से बाहर निकल आए। ये हुई ना बात। देखा चुटकी, हमारी मेहनत रंग लाई, हम सब मुक्त हो गए। बिट्टू की बातों पर सब मुस्कुराने लगे। तभी बिट्टू पीछे मुड़ा, जहाँ सालों से उसका घर था। अब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका महल नहीं रहा, लेकिन वो जानता था कि कद्दू और वो महल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। और अब सामने थी एक नई जिंदगी, एक नया जहां।
सच्ची आजादी और विश्वास हमें हमारी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जब साथ होता है पूरा गांव, तो हर बीज एक नई कहानी उगा सकता है। एक समय की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहती थी। ऐसे में एक गांव था, मंदराचल। दो चोर रात का समय देखकर चोरी की फिराक में थे। इन दोनों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लग गया है आज? जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने। आज बहुत माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद। क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा। न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो तो कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब साफ कर दे कोई और घर। चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं। ये तो मुखिया का घर लगता है। हाँ, उन्हीं का घर है और इनसे मालदार इस पूरे गांव में और कोई नहीं है। सही कह रहे हो। चलो, यहीं कहीं तिजोरी होनी चाहिए उनकी। तार तैयार करके रखो तिजोरी खोलने के लिए। हाँ, सब तैयार है। वो रही तिजोरी, वहाँ देखो। वो लोग तिजोरी के पास जाते हैं। रंगा उस तिजोरी को खोलने लगता है। अरे और कितना समय लगेगा, अभी तक नहीं खुला। अरे भैया, तिजोरी है, जूते का फीता नहीं, जो खींचा तो खुल गया। सब्र करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तभी तिजोरी खुल जाती है और रंगा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता है। वाह, मान गए गुरु। जरा देखो तो, जेवर पैसे सब पड़े हैं यहाँ। हाँ, भर लो, सब भर लो। एक नोट छोड़ना बस, ताकि मुखिया के काम आ जाए। धीरे, अब चलो। वो दोनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। अगली सुबह होती है और मुखिया उठकर तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी खुली है। अरे भाग्यवान, ये तिजोरी तुमने खोली थी क्या? नहीं, मैंने कोई तिजोरी नहीं खोली है। आप ही बंद करना भूल गए होंगे। प्रधान रुक्मणी की बात सुनकर तुरंत तिजोरी देखने चला गया। हे प्रभु, ये क्या हुआ? सारा पैसा सोना सब गायब हो गया। प्रधान की आवाज सुनकर रुक्मणी उस कमरे में भागी चली गई। कहाँ गए सारे पैसे? हे भगवान, ये क्या बला आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे रुक्मणी? मेरे पूरे जीवन की कमाई बस एक रात में गायब। अजी, आप प्रधान हैं, आप ही कुछ करिए। पूरे गांव में इतने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आपने अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला। और अब देखिए, हमारे ही घर में चोरी हो गई। मैं मानता हूँ कि समाधान ढूंढने में समय लग रहा है, पर कोशिश नहीं कर रहा क्या? मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने। इसका कुछ तो करना ही होगा। जाइए और जल्दी से कुछ करिए, यहाँ पर खड़े मत रहिए। प्रधान वहाँ से निकल जाता है और कुछ घंटों बाद गांव की पंचायत एक पेड़ के नीचे लग जाती है। सभी लोग खड़े थे। कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। तिजोरी से सारे पैसे लेकर वो चोर भाग गए हैं। मेरे घर में भी चोरी हुई है। कोई पहली चोरी नहीं है। ऐसी कितनी चोरियां हुई, पर पंचायत तो नहीं बैठी। हाँ, बस इतना कह दिया कि रात तो आएगी ही, तो अंधेरे का क्या कर सकते हैं। ये कहकर लोगों को रफा दफा कर दिया। अब जब खुद पर बीती है तो यहाँ आए हैं पंचायत बिठाने। चलो भाई, घर चलो। हाँ चलो, आखिर रात तो आएगी ही। अब इन्हें भी पता चले कि चोरी हो जाती है तो कैसा लगता है। इन्हें लगा कि हम छोटे लोगों के पैसे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इनके लिए इनकी तिजोरी के पैसे। जब रात का कुछ कर पाना तब पंचायत बुलाना। अब प्रधान को उनकी ही बातें याद दिलाकर लच्छू और गांव वाले वहां से निकल पड़े। जब खुद पर बीती तो उन्हें समझ में आया और फिर उन्हें बहुत शर्म आई, जिस कारण उनका मुंह लटका हुआ था। प्रधान वहां से निकलकर अपने खेतों की ओर बढ़ गए।
मेरी ही गलती है। लोग सही कह रहे हैं, प्रधान तो बन गया, लेकिन गांव के लोगों की दिक्कतों को समझ नहीं पाया और टालता रहा। पर अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पर अब समाधान करूं भी तो कैसे करूं? तभी प्रधान को खेत के एक बिल में कुछ चमकता दिखाई दिया। ये इस गड्ढे में क्या चमक रहा है? प्रधान गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें एक मणि चमक रही है और तभी एक नाग गड्ढे के पास आ जाता है। सांप, सांप, अरे बचाओ सांप! शांत हो जाओ बालक। ये सांप बोल रहा है। हाँ, बोलना पड़ रहा है बालक, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं 50 साल का होने वाला हूँ सांप महाराज, आप मुझे बालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो हजारों वर्षों से जीवित हूँ, तो तुम तो बालक ही हुए ना। क्षमा कर दीजिए सांप महाराज, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी नागमणि चोरी करने नहीं आया था, ये तो एक गलत फहमी है। वरदान मांगो। वरदान? हाँ, मैं दंड देने नहीं आया हूँ। नागमणि एक मनुष्य की नजर में नहीं आनी चाहिए, इसी कारण तुम कोई वरदान मांगो। ये गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इसे देखने दिया। वरदान पाते ही तुम मणि के बारे में भूल जाओगे और तुम्हें सिर्फ वो वरदान और मैं ध्यान में रहूंगा। वरदान? प्रभु, ये तो बड़ा ही हंसी वाला प्रसंग है। यदि ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो मैं आपसे हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन अब जब मुझे अपने प्रधान होने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तो मुझे बस आपसे ये मांगना है कि आप रात में रोशनी कर दें और गांव की चोरियां बंद कर दें। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, रचयिता ही दे सकते हैं। कुछ और मांगो। नहीं प्रभु, यही वरदान देना है तो दीजिए। मुझे केवल मेरे गांव की समस्याओं का हल चाहिए। ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई वरदान देना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ, इन्हें तुम इस खेत में बोना। मात्र 1 महीने में तुम्हारे गांव की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रधान बड़ी ही खुशी से गांव लौटकर फिर एक पंचायत बुलाते हैं। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी रात में दिन करने का मार्ग ढूंढ लिया क्या प्रधान जी? अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अगर यही बात वापस करनी है तो अभी बता दीजिए ताकि हम चले जाएं। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात तो सुनो। कहिए। मैंने मार्ग ढूंढ लिया है। प्रधान उन सबको सारी बातें बताते हैं। पर उन बीजों को छिड़कने से हमारी रात की समस्या कैसे हल होगी? ये तो हमें कल खेत में जाकर ही पता चलेगा। मैं आग्रह करता हूँ कि कल कृपया मेरे खेत में जरूर आइएगा। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर फिर भी कल आकर देखते हैं प्रधान जी, आखिर आपकी बात सच है या नहीं। अगले दिन दोपहर में हर कोई अपना काम निपटाकर प्रधान के खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बड़े बड़े आकार के कद्दू उगे हुए हैं, जिनमें 2 आंखें और एक मुंह भी बना हुआ है। ये है हमारी समस्या का हल प्रधान जी। हाँ, यही है। ध्यान से देखो, अभी उजाला है तो इसमें रोशनी थोड़ी कम है, पर टिमटिमा जरूर रही है। हाँ, बात तो सही है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? गांव का हर एक व्यक्ति इन्हें अपने घर ले जाए और गांव के मुख्य रास्तों पर इन्हें खंभों पर लगा दे, ताकि रात में कोई इन्हें चोरी ना कर पाए। आप पर शक करने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा प्रधान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब मेरे घर पर चोरी हुई तब मुझे समझ आया कि ये समस्या कितनी गंभीर है। धन्यवाद, अब हम इन्हें अपने घरों में लगा देते हैं। हर कोई वहां से कद्दू लेकर जाने लगा और कुछ दिन बीत गए। पूरा गांव अब रात के समय जगमगा रहा था। आज फिर चांदनी रात थी और मंदराचल अपने नए कद्दुओं से टिमटिमा रहा था। तभी 2 नकाबपोश गांव में प्रवेश करते हैं। अरे ये क्या, पूरा गांव ऐसे जगमगा रहा है मानो कि जैसे दिन का समय हो। पर अब हम चोरियां करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ, मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ उजाला ही तो है।
पर लोग तो सो रहे हैं ना। सही कहा भैया। आओ चलो, अब हाथ साफ कर दे क्या? हाँ चलो। दोनों आकर फिर प्रधान के घर में रुकते हैं। लगता है इस प्रधान के पास बहुत पैसा है, तभी तो पूरे गांव में उजाला देने वाले इन कद्दुओं को लगवा दिया इसने। हाँ, आओ देखते हैं। दोनों लोग चालाकी से बिना आवाज किए दरवाजा खोलने जाते हैं कि तभी अचानक कद्दू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोनों की चीखें सुनकर लच्छू, मलखान, प्रधान और रुक्मणी कुछ ही पल में वहां चले आते हैं। चोर चोर चोर! हाय दैया, देखो कैसे भरे उजाले में चोरी करने चले आए हैं ये लोग। हाँ, अच्छा हुआ कि नाग देवता की कृपा से कद्दुओं ने हमें बचा लिया। मालिक, माफ कर दो मालिक, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस इन कद्दुओं से छुटकारा दिलाइए। हाँ, हरदम कद्दुओं को खाया, पर आज लग रहा है कि ये कद्दू हमें ही खा जाएंगे। अच्छा है, खा जाए तुम्हें। भागे थे ना तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। दोनों चोर अपनी लालच के चलते पकड़े गए और कद्दुओं की लालटेन की वजह से अब पूरा गांव सुरक्षित हो गया।